पाकिस्तान की कोशिशें सबके सामने ही हैं। एक ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप तेहरान को धमकियां दे रहे हैं और वक्त ख़त्म होने की वार्निंग दे रहे हैं, तो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कोशिशें तो कर रहे हैं, तेहरान का दौरा जो है वो कर रहे हैं और गैर मामूली मुलाकातें भी हो रही हैं। तो क्या पाकिस्तान वाकई अमेरिका और ईरान को किसी बड़े मुआहदे पर राज़ी कर पाएगा? जी, बहुत शुक्रिया उज़ैर और महम, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये जो जंग अब जिस तरफ जा रही है, अब तो मेरा तो मानना यही है कि ये ज़्यादातर पोस्चरिंग है। इसका मतलब ये है कि क्योंकि कंक्लूजन करना है तो दोनों साइडें अपने अपने लोगों को ज़ाहिर है ग्लोबल तौर पर अब चाहते हैं कि हमने जो जंग से निकला है वो हम पता हुआ है, दोनों साइडें ये चाह रही हैं। और ऑब्वियसली जस्टिफिकेशन दोनों की अपनी अपनी बनती है, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है, उसकी मिलिट्री माइट और नेवी जो अभी भी बहुत बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ ईरान ने जितना रेजिलियंस दिखाई है वो भी अपने लोगों को दिखाना चाहता है, और ख़ास तौर पर ईरान में एक अपोजिशन भी रही है। आपने देखा था दिसंबर में मुजाहरे हुए थे, तो एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट ऐसा भी है जो मुखालफत रखता है हुकूमत की पॉलिसियों से, और जाहिर है कि वो वक्ती तौर पर या एक नेशनल जिसको क्राइसिस कह लें, उसने हुकूमत को साथ तो देना शुरू किया, लेकिन उनको भी तसल्ली करानी है, बल्कि तसल्ली से ज्यादा उनके ये तमाम के तमाम अख्तलाफात को एलिमिनेट करने का एक वाहिद तरीका है कि इतनी पावरफुल किस्म का एग्रीमेंट किया जाए कि वो जो सेगमेंट है जो मुखालफत रखता है हुकूमत से, वो भी लोगों की हमदर्दी एक्सपैंड करने में कामयाब ना हो। अब लिंक करते हैं जो चाइना का दौरा था प्रेसिडेंट ट्रंप का। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो चाइना का दौरा, पहले आपको याद होगा कोशिश की थी कि उनके पहले दौरे को पोस्टपोन ना करना पड़े और सीज फायर हो जाए, वो नहीं हुआ। फिर एक्सटेंड किया गया, फिर दोबारा बात थी, तो डिस्कशन ये हो रही थी चैनल्स पर और हम भी बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप सीज फायर कर पाएंगे उससे पहले चाइना जाने से, लेकिन नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहते थे कि उनको चाइना का कोई डिपेंडेंसी या फेवर लेनी पड़े कि आप हमें हेल्प करें। उससे अमेरिका की एक कमजोरी और ज्यादा, जिसको कहते हैं, खुलकर सामने आ जानी थी अगर वो पब्लिकली करते जी। ठीक। लेकिन चाइना का जो नोन है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रीट रखते हैं बातचीत को। आपने देखा कोई बयान नहीं आए, कोई जहाज पे चढ़ते बयान नहीं देते, बिल्कुल खामोशी होती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अमेरिका को उस तरह तो पजीराई नहीं मिली जिस तरह वो चाह रहे थे, लेकिन चाइना ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में शायद एक एलिमेंट ऑफ बार्गेन कह लें या लीवरेज कह लें जरूर लिया होगा कि वो ताइवान के मामले पर पीछे हटे, तो वो शायद उसको मदद करने को तैयार है। लेकिन उससे पहले कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी फेवर लें, मुझे लगता है वो पोस्टरिंग करके, जिनका आप इशारा कर रहे थे, बिल्डअप की बात कर रहे थे, बेसिस की बात कर रहे थे, शायद वो चाहते हैं कि ईरान से खुद ही हम लीवरेज ले लें ताकि चाइना को हमें काउंटर रिलैक्सेशन या बार्गेनिंग को आपस में ले दे ना करनी पड़े चाइना के साथ। ये सिचुएशन है। बिल्कुल सही। खालिद साहब, रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप आज ही कौमी सलामती के आला मुशीरों के साथ ईरान पर फौरी कार्रवाई के और मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। गुज़श्ता चंद घंटों में दर्जनों अमरीकी कार्गो तैयारे भी गोला बारूद टनों के हिसाब से लेकर इसराइल पहुंचे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या असेसमेंट है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान पर किसी बहुत बड़े और फैसला कुन हमले की तैयारी कर चुकी है? उज़ैर, देखिए, जब भी कोई, मेरा मानना है कि जंग दोबारा शुरू नहीं होगी ऑल सर्कमस्टांसेस जो अभी हैं, और वो इसलिए नहीं शुरू होगी कि अमेरिका, देखिए, 40 दिन तक सबसे बड़ी दुनिया की ताकत ने मैसिव डिस्ट्रक्शन की है। तकरीबन 15,000 सॉर्टीज की हैं उन्होंने, जो अटैक्स किए हैं, और 4-5 हज़ार इसराइल ने भी किए हैं। तो 20,000 एक मुल्क पर आपने अटैक कर दिए, डिस्ट्रक्शन की, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, मिलिट्री कंपाउंड्स को तबाह किया। और मैं अक्सर कहता हूं कि इन्होंने मिस कैलकुलेट किया, इराक के साथ मिलाया। इराक 4 गुना छोटा मुल्क है इससे, ईरान से, और वो सारा डेजर्ट है, वहां पे छुप नहीं सकते, टनल्स नहीं बनती, कोई हाइडिंग कंसीलमेंट नहीं होती। यहाँ पर आधे से ज्यादा पहाड़ी इलाका है इनका, बहुत टेरेन रफ है यहाँ पे, तो यहाँ पे छुपना भी आसान है, कंसीलमेंट मुश्किल नहीं है। जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं वो उनको छुपाया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कैसे उन्होंने बंद किया हुआ है। उन्हीं टनल्स के अंदर पहाड़ी इलाकों में, जो कोस्टल एरियाज में पहाड़ बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, वहां पर उन्होंने टनल्स बनाई हुई है, वहां से वो निकलते हैं, किसी भी आने वाले जहाज को हमला करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो उनको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आई थिंक जो लीवरेज उनकी है, तो हमला करना पहले भी आसान था, लेकिन उसको वाइंड अप करना बड़ा मुश्किल होता है। ये नहीं होता कि हमला हो नहीं सकता जी। अभी टेक ऑफ क्या होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या लोगों को दिखाएंगे? हाँ, ऑप्टिकली हो सकता है कि शायद अपनी तसल्ली के लिए, एक मीडिया कवरेज के लिए, ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए वो एक हमला करें और कहेंगे हमने वो सब कुछ कर दिया है जो हम करना चाहते थे, तो अब हम सीज फायर करना चाहते हैं। तो उस तरह हो सकता है, लेकिन सस्टेन जंग मेरा नहीं ख्याल कि दोनों तरफ अफोर्ड कर सकती है।
सही। अच्छा खालिद साहब, ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान अबू अल फजल शिकारची ने कहा है कि अब अगर हमला हुआ तो हमारा रद्द-ए-अमल ज़्यादा जारहाना और हैरान कुन और तूफ़ानी होगा। पिछली जंग के तजर्बे को देखते हुए ईरान के पास अब ऐसा कौन सा हैरान कुन हथियार या मिसाइल या टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसका सामना अमेरिका और इसराइल को करना पड़ सकता है? देखिए, अमेरिका और इजराइल को सामना ये वही सस्टेन जो उनकी जो कुव्वत इरादी थी वही करना पड़ेगा। और उन्होंने पहले भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पर फेंके थे वो बहुत खतरनाक थे। वो तकरीबन 5 से 6 गुना आवाज की रफ्तार से ज्यादा जाते हैं। 1600 किलोमीटर का तकरीबन फासला तय करना होता है उन्होंने, वो इतनी 4 मिनट में पहुंच जाते हैं। इजराइल का सारा एयर डिफेंस उस वक्त भी कामयाब नहीं हुआ था उसको पकड़ने में। तो ईरान के पास एक न्यू फाउंड रियलिज्म ये है कि उनके वेपन्स बहुत इफेक्टिव रहे हैं। फिर मेरा मानना ये है कि उनको जाहिर है सैटेलाइट पिक्चर या बॉम्ब डैमेज असेसमेंट मिलती रही है, एक अपडेट रीविजिट आपने देखा ईरान ने किया। मैंने जितनी उनकी ट्रैकिंग की, उनके टारगेटिंग की देखी, तो वो रीविजिट करते थे। यानी ईरान का अगर लगा कि एक हमला तबाह करने के लिए एक टारगेट को उसने फेंके मिसाइल, अगर नहीं हुए तो जो पोर्शन बचता था ईरान रीविजिट करता था। जिसका मतलब है उसके पास एक्यूरेट फीडबैक या डिजिटल पिक्चर है, सैटेलाइट कह लें या जिस तरह भी, ताकि वो कौन सा एरिया जो बचा है। तो ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म ईरान को भी है, अपने वेपन्स की एक्यूरेसी की भी और टारगेटिंग एक्यूरेसी की भी। ये एक दोनों तरफ मिक्स एंड मैच अगर इसको करें तो एक बात। तो आई थिंक ईरान के पास जो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और कोई वेपन मेरा नहीं ख्याल है उनके पास कोई स्टॉक पाइल तो जरूर हो सकता है, लेकिन उन्होंने पहले ही बहुत एक्यूरेसी से पेनिट्रेट किया है डिफेंसेस को, स्पेशली मिडिल ईस्ट के भी और इजराइल के भी। तो वही अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो ये भी बहुत बड़ी कीमत है जो खासतौर पर इजराइल और जो गल्फ ममालिक है उनको देनी पड़ी भी है, और खुदा न खास्ता अगर बढ़ी तो दोबारा देनी पड़ सकती है। ये कीमत दोबारा भी चुकानी पड़ सकती है। अच्छा सर, अमेरिका ने जो शर्त रखी है कि ईरान अपना 400 किलोग्राम अफजुदा यूरेनियम वाशिंगटन के हवाले करे और सिर्फ एक न्यूक्लियर प्लांट जो है उसे रखने की इजाज़त होगी। दूसरी तरफ ईरान आबना हुर्मुज़ पर अपनी खुद मुख्तारी मांग रहा है। बतौर दिफाई माहिर आपको क्या कोई दरमियानी रास्ता निकलता दिखाई देता है? उज़ैर, आप जैसे यंग व्यूअर्स को मैं छोटी सी बात याद कराता चलूं, क्योंकि हम ये 440 किलोग्राम इनरिच यूरेनियम की सिर्फ बातें करते हैं। दुनिया को ये भी पूछना चाहिए, जिनसे पूछना चाहिए वो ये कि जब 2015 का JCPOA एग्रीमेंट हुआ था प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम पर, वो तकरीबन 1.5 साल इंटेंस मुलाकातें हुई थी, मुज़ाकरात हुए थे, तब हुआ था। और कोई 5-6 साल से बिहाइंड द सीन मुज़ाकरात चल रहे थे और कन्विंस किया जा रहा था। ये सारे होने के बावजूद जब एग्रीमेंट हुआ 2015 में, JCPOA जिसको कहते हैं, उसके तहत ईरान ने अपना 8 टन न्यूक्लियर इनरिच्ड जो मटेरियल था वो अमेरिका के इनडायरेक्टली हवाले किया था, रूस के हवाले बहरी जहाजों के जरिए, कैस्पियन सी के जरिए शिप किया गया था। 8 टन का मतलब है वो इस 450 किलोग्राम का तकरीबन 18 गुना ज्यादा दिया था। तो ईरान के लोग पूछने में हक बजाने में होंगे उनकी लीडरशिप ही कि 18 टन जब मैंने 8 टन दे दिया, 18 टाइम्स मोर जो अभी देना है, तो उसका क्या बना? उसके बावजूद 2018 में आकर प्रेसिडेंट ट्रंप ही ने वो एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया, खत्म कर दिया। ईरान ने ऑब्वियसली एहतजाज किया, लेकिन इजराइल खुश था कि हमले दोबारा शुरू होंगे। आज अगर 450 किलो या 440 वो देते हैं तो फिर कौन सी गारंटी है? वो डिग्री ऑफ एश्योरेंस मांगते हैं बुनियादी तौर पर रानी, कि अगर आपने उस वक्त हमारा 8 टन कैस्पियन सी के जरिए ट्रांसफर करवा दिया था, अब तो 440 किलो है। और ईरानी हुकूमत को भी पता है कि ये लास्ट लीवरेज है उनके हाथ में। अगर ये चला जाता है उनके पास किसी तरीके से बार्गेन में, तो उनकी बार्गेनिंग लीवरेज खत्म हो जाता है। तो आई थिंक ये इसलिए उनके कंसर्न है। सही। अच्छा खालिद साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि इसराइल ने इराक के मगरबी सहरा में 2 खुफिया अड्डे बना रखे थे और अमेरिका का इराकी रडार तक जो है वो बंद करवाता रहा। फिर UAE और इसराइल के हवाले से हसास मामलात भी आपके सामने हैं। तो खित्ते के हालात किस तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं? माहम देखिए, खित्ते के हालात तो बदकिस्मती से खास तौर पर GCC के ममालिक हैं, वो तो इसराइल को फेवर हुई है। क्योंकि देखिए, ईरान ने जब एज पर देयर जस्टिफिकेशन उन्होंने अपनी लेजिटिमेसी की वजह से मिडल ईस्ट के ममालिक पर जब हमला किया, तो जाहिर है कि एहतजाज हुआ। और ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की भी कोशिश है और ग्लोबल जिन जिन प्लेयर्स ने उनको GCC के ममालिक को, खासतौर पर अरब ममालिक को ये रिक्वेस्ट की कि वो हमला वापस ना करें ईरान पर, क्योंकि अगर ईरान पर वो हमला कर देते तो ईरान के पास एक और लेजिटिमेसी आ जाती कि क्योंकि हम पर हमला हुआ है तो हमने काउंटर अटैक करना है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा हुआ कि नहीं किया। लेकिन इजराइल बहुत खुश है कि आपने देखा UAE का स्टैंड बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बाकी GCC ममालिक। GCC से उसने छोड़ दिया है अपना मेंबरशिप, और उसके बाद आपने देखा खबरें आ रही हैं कि उनको एयर डिफेंस पैट्रियट
और बाकी मिसाइल सिस्टम में आयरन डोम शिफ्ट कर दिए गए हैं, ये खबरें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एम्बैरेसमेंट यूएई के लिए देखिए, और इस यूनिटी के लिए जो इस ममालिक इस एरिया में है, वो तब हुई जब नेतन्याहू के दफ्तर से ये कहा गया कि उन्होंने खुफिया दौरा किया, और इसके भी रिलीज करने की कोई सरप्राइज में इस तरह नहीं हुआ कि इजराइल ये करता आया है कि अगर मेरे खिलाफ कोई यूनिटी हो तो मैं किसी तरीके से इख्तलाफात पैदा करूं, और जाहिर है एक तरीका ये था कि ट्रस्ट खराब, डेफिसिट हुआ, तो बाकी अरब ममालिक में जो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से यूएई को जीसीसी ममालिक में वापस लाया जाए। लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि नेतन्याहू ने दौरा किया तो फिर जाहिर है एक एलिमेंट ऑफ सस्पिशन हो जाता है, ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है, और जाहिर है कंफर्टेबल वो नहीं रहता। तो ये इस तरफ जाते देख रहा हूं मैं कि अब अनफॉर्चुनेटली न्यू फाउंड रियलिज्म तो आया है अरब ममालिक में, क्योंकि उनको लगा है कि अगर अमेरिका का हमने इतने सालों से अड्डों को फैसिलिटेट किया हुआ था तो वो तो अड्डे खुद नहीं बच सके, तो हमें क्या बचाएंगे। तो एक रियलिज्म ये आया है। दूसरा रीअलाइनमेंट जरूर होंगी जंग खत्म होने के बाद, और अमेरिका का, जैसे मैंने जंग के दूसरे दिन ही कहा था जब शुरू हुई थी, कि ये वो अमेरिका और इजराइल नहीं रहेंगे, जो इनका जोम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और ईरान का बढ़ जाएगा। ये मैंने कहा था पहले दिन जंग के, जब भी जंग खत्म हुई। तो ऐसा ही दुनिया देख रही है, मेरा ख्याल है। बिल्कुल, ईरान की जो ताकत है वो बड़ी भी है और दुनिया इसको मान भी रही है। खालिद साहब, अगर हम देखें तो ईरान की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं, जिस तरह आपकी असेसमेंट है कि जंग नहीं होगी, अमेरिका इस तरह का कोई भी कदम जो है वो नहीं उठाएगा, लेकिन उसके बावजूद ईरान इस कदर तैयार है कि वो कहते हैं कि हम 3 से 6 माह जो है जंग को बासानी चला सकते हैं और मुल्क के मामलात भी जो है वो चला सकते हैं। आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतना लंबा अफोर्ड कर सकते हैं जंग को चलाना मिड टर्म इलेक्शन के बिल्कुल करीब? जी, उनको इंटरनल प्रेशर एक पॉलिटिकल भी है, उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है, दुनिया का तमाम इकोनॉमी इनडायरेक्टली हॉस्टेज बनी हुई है, चाहे ये 20% तेल है जिसकी हम सिर्फ तेल की बातें कर रहे हैं, यहाँ LNG भी यहीं से गुजरती है दुनिया की 22%, दुनिया के यहाँ प्लास्टिक, यूरिया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, गुड्स, सारी दुनिया की ट्रैफिक कॉम्प्रोमाइज हुई है, नंबर 1। तो प्रेसिडेंट ट्रंप पर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रेशर हैं कि आपकी वजह से ये शुरू हुई है, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि आप अग्रेसर हैं, हमने तो डिफेंड किया है सिर्फ, ये नंबर 1। दूसरा, इलेक्शन की तरफ भी आप ठीक कह रहे हैं। तीसरा, एक और भी कंसर्न है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, जो मिलिट्री, जो इनके प्लानर्स हैं और जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं, वो उनको बता रहे हैं कि आपने 45% जो प्रिसीजन गाइडेड मिशन है वो डिप्लीट कर लिए हैं, आपने तकरीबन 50% पैट्रियट जो हमारा स्टॉक था, स्टॉक पाइल्स वॉर के लिए, वो कॉम्प्रोमाइज कर दिया, डिलीट हो गया है। फिर टोमाहॉक मिसाइल तकरीबन 35% कंज्यूम हो गए हैं। तो ये ओवरऑल अगर निकालें तो ये तकरीबन 40 से 45% डिप्लीशन अमेरिकन आर्सेनल की ओवरऑल लग रही है, जो कि दूसरी तरफ अगर ईरान का हम देखें तो तकरीबन 55% कहा जा रहा है कि उनके भी एसेट्स या मिलिट्री हार्डवेयर या स्टॉक पाइल डिप्लीट हुए हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ईरान के 55 हो या 70 तक पहुंच जाए डिप्लीशन, अमेरिका का 45% पे खड़े होना बहुत खतरनाक इसलिए है कि अमेरिका की तो डेटरेंसी वेपन से है। अमेरिका ने तो हर मिस एडवेंचर इजराइल को सपोर्ट करना होता है, और सबसे ज्यादा आपने देखा कि यूक्रेन वॉर को सपोर्ट करना होता है, और ताइवान के खिलाफ चाइना को डिटर करने के लिए यही वेपन चाहिए। जितने वेपन एक्सपेंड हो रहे हैं उतनी ही विंडो ऑफ वल्नरेबिलिटी अमेरिका की अपनी खुल गई है, जो उन्होंने खुद खोली है, किसी और मुल्क ने नहीं खोली। जी बिल्कुल, और दोनों ममालिक इस वक्त हम देख रहे हैं कि जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और खित्ते पे इसके असरात भी हम देख रहे हैं काफ़ी संगीन है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का।